हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के साथ एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इसमें हम वो रचनाएं याद करेंगे, वो प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में आपके बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इससे पहले 230 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे के प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सूरदास की झोपड़ी किसकी रचना है? तो ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। सूरदास की झोपड़ी रचना है दोस्तों प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की ये रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो दूसरा देवदास रचना है ममता कालिया की। ममता कालिया की ये रचना है दूसरा देवदास। अगला है उत्साह तथा अट नहीं रही है, ये कविताएं हैं दोनों। और ये किसकी कविताएं हैं? तो देखिए, हमने निराला जी की काव्य संग्रह हमने पढ़े हैं। निराला जी के बहुत सारे काव्य संग्रह हैं। उन काव्य संग्रह के अंदर से कई बार कविताएं पूछ ली जाती हैं, तो वो भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसमें से हम सिर्फ वो करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीट होती आई हैं। तो उत्साह तथा अट नहीं रही हैं, ये निराला जी की कविताएँ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और निराला जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मुक्त रचना लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ? क्यों लिखता हूँ भाई, हमें क्या पता क्यों लिखते हो? किसकी रचना है? अज्ञे की। ज्ञात नहीं है कि क्यों लिखते हो। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ ये रचना है। ये ट्रिक की चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, याद करने का तरीका। मैं क्यों लिखता हूँ ये रचना है अज्ञे जी की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनमें से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। अगला है, गूंगे किसकी रचना है? ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गूंगे रचना है रांगे राघव जी की। गूंगे, रांगे राघव। देखो, गूंगे और रांगे है ना, दोनों सेम सेम सा साउंड कर रहे हैं ना। तो गूंगे रचना है रांगे राघव जी की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये आत्मकथा है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की। इन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट है। उसके बाद एक नीड़ के ऊपर लिखी है इन्होंने, और एक है बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण। हाँ, नीड़ का निर्माण है। फिर है बसेरे से दूर, और फिर 10 द्वार और सोपान, इसी तरह से कोई रचना है। तो ये इनकी आत्मकथाएं हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगला है हमारा, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बताना है। तो इसके संपादक हैं दोस्तों राजेंद्र अवस्थी जी, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट है हमारा, ब्रज भाषा में किस वर्ण का लोप हो जाता है? तो कई बार इस तरीके के प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो ब्रज भाषा में किस वर्ण का लोप होता है? तो वो वर्ण है ब्रज। ठीक है, आपको किस तरह से याद करना है? आप ब्रज को ना ब्रजह की तरह याद करो, ब्रजह। तो इसमें ह नहीं आता। ठीक है, ब्रज में ह नहीं आता। और अवधि में कौन से वर्ण का लोप हो जाता है? अणा, अणा, अणा वर्ण का लोप हो जाता है। तो ब्रज भाषा में लोप होता है किसका दोस्तों? ह का। ब्रज भाषा में ह का लोप हो जाता है, और अवधि में ण का, ण। ठीक है, ट ठ ड ढ ण, अण वर्ण का लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न, यथास्मयी रोचते विश्वम, ये किसकी रचना है? तो यथास्मयी रोचते विश्वम रचना है राम विलास शर्मा जी की। कि मुझे तो ये विश्व बहुत ही रोचक लगता है, मैं यहाँ पर आराम से विलास करता हूँ। राम विलास शर्मा, ये याद करने का तरीका है सिर्फ। ठीक है, राम विलास शर्मा की यथास्मयी रोचते विश्वम। नेक्स्ट है हमारा वापसी। अब वापसी किसकी रचना है? तो आप देखते ही बता दोगे कि उषा प्रेमवदा की रचना है वापसी। उषा प्रेमवदा की रचना क्या है? वापसी है। तो वापसी से ही रिलेटेड 3 रचनाएं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वापसी है उषा प्रेमवदा की। जहाँ कोई वापसी नहीं, ये रचना है निर्मल वर्मा जी की। एक निर्मल वर्मा की फेमस क्या है? चीड़ों पर चांदनी, है ना। एक क्या है? जहाँ कोई वापसी नहीं, ये है रचना निर्मल वर्मा जी की। और एक रचना है घर में वापसी। घर में वापसी, ये रचना है सुदामा पांडे धूमिल जी की। अब इसको कैसे याद रखोगे? वापसी का तो सबको पता है, उषा प्रेमवदा की बहुत ही फेमस रचना है। जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ कोई वापसी नहीं, अगर तुम एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सकोगे, ऐसा निर्मल देश है हमारा। ठीक है, ऐसे निर्मल जो भी करके याद करना, निर्मल वर्मा की। और घर में वापसी, घर में वापसी तब होगी तब
धूल हटा लोगे अपनी, धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, पहले धूल हटाओ, धूल मिट्टी हटाओ, तब घर में वापसी होगी। ठीक है, तो यह है सुदामा पांडे धूमिल जी की। नेक्स्ट है हमारा बिस्कोहर की माटी। तो बिस्कोहर की माटी राइमिंग बनती है इससे, विश्वनाथ त्रिपाठी। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी, बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी। इस तरह से आप याद करना, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अगला है हमारा बनारस तथा दिशा। किसकी कविताएं हैं ये दोनों? तो ये कविताएं दोनों हैं दोस्तों केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, केदारनाथ सिंह जी की हैं। और कैसे याद करेंगे कि बनारस किस दिशा में पड़ता है? जिस दिशा में केदारनाथ पड़ता है। ठीक है, बनारस किस दिशा में है? जिस दिशा में केदारनाथ है। तो बनारस और दिशा केदारनाथ सिंह की कविताएं हैं। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये आत्मकथा है सिंहावलोकन, और ये यशपाल जी की आत्मकथा है। 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल जी की आत्मकथा है। उसकी माँ किसकी रचना है? तो उसकी माँ रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा उग्र, उग्र हो गए वो उसकी माँ को देखकर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला है टॉर्च बेचने वाले, किसकी रचना है? टॉर्च बेचने वाले रचना है दोस्तों हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, और टॉर्च बेचने वाले रचना है हरिशंकर परसाई जी की। अगला है खानाबदोश। खानाबदोश या खानबदोश किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है? एक दलित रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनकी और रचना भी हम देखेंगे अभी कौन सी रचना है। ठीक है, खानाबदोश किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद आता है संध्या के बाद। किसकी कविता है? संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है, इनकी कविता है। वैसे हमने सुमित्रा नंदन पंत जी के जो काव्य संग्रह पढ़े हैं उनमें तो नहीं आता संध्या के बाद, लेकिन काव्य संग्रह के अंदर जो कविताएं संकलित हैं उनमें से है संध्या के बाद। ठीक है, और पंत जी को क्या कहा गया है? प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है सब आँखों के आंसू उजले, ये किसकी कविता है? सब आँखों के आंसू उजले, तो ये कविता है दोस्तों महादेवी वर्मा जी की। सब आँखों के आंसू उजले, उनको आंसू भी उजले हुए दिखाई देते हैं ना। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी की मीरा कहा जाता है ना, और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि है ना। तो सब आँखों के वीणा पाणी बोला जाता है। सब आँखों के आंसू उजले हैं महादेवी वर्मा की कविता। इनके काव्य संग्रह हमने पढ़े थे ना, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, है ना, तो इनकी एक कविता है। अगला है हस्तक्षेप, किसकी कविता है? तो दोस्तों हस्तक्षेप कविता है श्रीकांत वर्मा जी की। श्रीकांत वर्मा किसी और के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। कौन नहीं करते? श्रीकांत जी, श्रीकांत वर्मा जी। अभी हमने पढ़ी थी ना ओम प्रकाश वाल्मीकि की, कौन सी रचना पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की? फटाफट से बताओ। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की अब एक और रचना आ गई। अभी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना पढ़ी है, और एक और रचना आ गई इनकी, कौन सी? सदियों का संताप। सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। और खानाबदोश भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना हमने पढ़ी है अभी। और सदियों का संताप, सदियों का ऐसा संताप लगा उनको कि हमेशा वो उनको खानाबदोश की तरह इधर उधर घूमना पड़ा। किसे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत ही फेमस रचना है, बार बार प्रश्न पेपर में आता है। किसका है ये? धर्मवीर भारती का। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगली एक पंक्ति है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा? यह लिखा है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट जी ने। बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अगला है संसद से सड़क तक, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, बार बार एग्जाम में आती है। संसद से सड़क तक जब सुदामा जी गए तो उनके पैर बिल्कुल धूल मिट्टी में अट गए। ठीक है, तो किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल जी की। संसद से सड़क तक जब वो गए तो धूल में भर गए बिल्कुल। तो संसद से सड़क तक कितनी धूल है? तो धूमिल जी की रचना है। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य का
हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो यात्रा साहित्य के जनक कहलाते हैं राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी को कहा जाता है यात्रा साहित्य का जनक। और राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। तो मैं भी जांच लूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है और राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ये दोनों चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है आपको, ठीक है। तो क्या बताना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या कहा है और इनकी आत्मकथा का नाम। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है राहुल सांकृत्यायन जी को, और गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है दुष्यंत कुमार जी को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवासी की डायरी। प्रवासी की डायरी के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अभी हमने हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा पढ़ी थी ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार और सोपान, इस तरह से है। और इन्हीं की डायरी है एक प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन जी की है रचना प्रवासी की डायरी। और अगली रचना है हार की जीत। भाई ऐसा कौन है जिसकी हार कर भी जीत हो जाती है? भाई जिसके साथ सुदर्शन जी हैं, सुदर्शन जो अच्छी चीज़ों के दर्शन करता है हमेशा, वो हार कर भी जीत जाता है। तो हार की जीत रचना है किसकी? सुदर्शन जी की। सुदर्शन अच्छे दर्शन करने वाले तो हार कर भी जीत जाते हैं, हार की जीत। नेक्स्ट आता है ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता। तो ये काव्य शास्त्र में से प्रश्न आ गया। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता है आनंद वर्धन जी, है ना। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं ना, उनका जो ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक। अगला है हमारा रामविलास शुक्ल जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो रामविलास शुक्ल जी की आत्मकथा। अब रामविलास शर्मा है एक है रामविलास शुक्ल, इनमें कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए अगले दोनों प्रश्न में इसी तरह के लेके आई हूँ। देखो, एक है रामविलास शुक्ल की आत्मकथा और एक है रामविलास शर्मा की आत्मकथा, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। रामविलास शुक्ल जी की जो आत्मकथा है वो है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। शुक्ल जी की क्या है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना। 1933 का इसका रचना काल है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, रचना नहीं है, आत्मकथा है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये इनकी आत्मकथा है। किसने लिखी है? आत्मकथा होती क्या है? जब कोई रचनाकार स्वयं के बारे में लिखता है ना, स्वयं लिखता है, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो रामविलास शुक्ल की आत्मकथा का नाम है मैं क्रांतिकारी कैसे बना, 1933 की है ये। और ये रामविलास शर्मा की अगर मैं आत्मकथा की बात करूं तो इनकी आत्मकथा है घर की बात और अपनी धरती अपने लोग। घर की बात रामविलास शर्मा की है, घर की बात और अपनी धरती अपने लोग। घर की बात रामविलास शर्मा जी कहते हैं अगर घर की ही तो बात है, अपनी ही धरती है, अपने ही लोग हैं, तो विलास कर सकते हैं हम, है ना। अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, तो आराम से ऐशो आराम से ज़िंदगी बिताइए, है ना। अपनी धरती अपने लोग और घर की बात, ठीक है। तो ये है रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा। और अपनी धरती अपने लोग के भी 3 भाग हैं आगे चलकर, वो है मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। शुक्ल जी की है कौन सी? मैं क्रांतिकारी कैसे बना, तो ये एग्जाम में आ सकता है। अगली है मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी, ये तो बहुत ही हिंदी की जो पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है ना, वो है मेरी आत्म कहानी। श्याम सुंदर दास जी की है 1941 में। लेकिन ये प्रश्न मैं दोबारा आपके लिए क्यों लेकर आई, कल भी मैंने ये प्रश्न पूछा था। मेरी आत्म कहानी 1941 में, जो पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है वो है मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास जी की। और जो वैसे अगर पूछा जाए तो हिंदी की पहली आत्मकथा 1941 में बनारसी दास जैन की अर्ध कथा, ठीक है। और मेरी आत्मकहानी 1941 में किसकी? श्याम सुंदर दास जी की। लेकिन मेरी आत्मकहानी नाम से एक और आत्मकथा लिखी गई है, वो किसकी है? तो वो है दोस्तों चतुरसेन शास्त्री जी की। 1941 में तो लिखी किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। और 1963 में चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखी है मेरी आत्म कहानी। इन्होंने दोबारा लिख दी 1963 में, ठीक है। तो नाम इन्होंने सेम ले लिया।
अगला है यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ, अब चतुरसेन शास्त्री की ही है यादों की परछाइयाँ भी। चतुरसेन शास्त्री ने मेरी आत्मकहानी लिखी 1963 में। उससे पहले 1956 में वो यादों की परछाइयाँ नाम से भी आत्मकथा लिख चुके थे। ठीक है, 1956 में उन्होंने लिखी यादों की परछाइयाँ। 1956 में किसने लिखी? चतुरसेन शास्त्री जी ने। चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखी यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ, चतुर मतलब चारों दिशाओं से मुझे यादों की परछाइयाँ घेरे हुए हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। यादों की परछाइयाँ चारों तरफ मुझे दिखाई दे रही है, यानी चतुरसेन शास्त्री की है। ये 1956 में लिखी। फिर 1963 में उन्होंने मेरी आत्मकहानी नाम से भी आत्मकथा लिख दी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक और है आपके लिए जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, यादों के झरोखे से। यादों की परछाइयाँ हमने देख लिया कि चतुरसेन शास्त्री है, और यादों के झरोखे से, यादों के झरोखे से आत्मकथा है बलराज साहनी जी की, और इन्होंने भी 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। एक तो मेरी फिल्मी आत्मकथा, क्योंकि बलराज साहनी का संबंध आप सभी जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री से है, तो इन्होंने 2 आत्मकथाएं लिखी हैं बलराज साहनी ने। एक तो यादों के झरोखे से, किसकी? बलराज साहनी की। और इससे पहले इन्होंने कौन सी लिखी थी? मेरी फिल्मी आत्मकथा। फिल्मी दुनिया से हैं तो फिल्मी आत्मकथा लिखी। मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 में आई इनकी मेरी फिल्मी आत्मकथा, और 1983 में आई इनकी यादों के झरोखे से। तो यादों की परछाइयाँ हमने पढ़ी चतुरसेन शास्त्री की, और यादों की परछाइयाँ, चारों तरफ परछाई दिख रही है उनको। ठीक है, चतुरसेन, चारों तरफ परछाई दिख रही है। और यादों के झरोखे से फिल्मी दुनिया जिनको दिख रही है वो है बलराज साहनी जी। नेक्स्ट देखते हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? तो वक्रोक्ति यानी कुंतक, कुंतक है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। इसमें भी क आ रहा है, इसमें भी वक्रोक्ति, कुंतक है ना, थोड़े मिलते जुलते हैं। इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक आचार्य हैं क्रोचे। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सभी ने पढ़ा होगा ना, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। तो क्रोचे हैं अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक आचार्य। नेक्स्ट है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो दोस्तों मराठी भाषा जो होती है ना, उसमें उपन्यास यानी नॉवेल जो होता है उसे कादम्बरी कहा जाता है मराठी भाषा में। नेक्स्ट आता है, खुसखुरा या गुरखाली भाषा किस देश की राजभाषा है? तो नेपाल देश की राजभाषा है खुसखुरा या गुरखाली भाषा, नेपाल की राजभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। किसका है मैला आंचल? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, आंचलिक और आंचल आ रहा है ना, सेम सेम, फणीश्वर नाथ रेणु का। ये तो बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आए हैं। अगला है, हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जब तुलना होने लगी, कैसी आलोचना हुई? तुलनात्मक, जब 2 रचनाकारों की तुलना होने लगी तो उस आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने तुलना स्टार्ट कर दी हिंदी आलोचना में, पद्म सिंह शर्मा ने। अगला है, तपती पगडंडियों पर पद यात्रा किस विधा की रचना है? दोस्तों तपती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है, किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है, किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। अब याद कैसे रखेंगे इसे कि भाई अगर तपती पगडंडियों पर हमें चलना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कन्हैया का आशीर्वाद होगा। कन्हैया, तभी तो हम तपती पगडंडियों पर पद यात्रा कर सकेंगे ना। अगर कोई पगडंडियाँ तप रही हैं, उस पर पैदल पैदल चलना है तो कन्हैया जी का आशीर्वाद चाहिए। तो इसलिए रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। नेक्स्ट है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कवि कौन कौन है? तो नकेनवाद हम सब जानते हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। न से नलिन विलोचन शर्मा, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश मेहता जी। ठीक है, तो ये सब है नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के कवि। अगला है, गोरखबाणी पुस्तक के संपादक कौन थे? हमें संपादक बताना है, तो गोरखबाणी के संपादक थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे गोरखबाणी पुस्तक के संपादक।
अगला है आलावार में सुप्रसिद्ध, आलावार संतों की संख्या क्या थी? दक्षिण भारत के संत थे ना आलावार संत, उनकी संख्या थी 12। उनमें सुप्रसिद्ध महिला जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, उनका नाम क्या था दोस्तों? आंडाल। आंडाल एकमात्र महिला संत थी, वो महिला एकमात्र महिला आलावार संत थी जिनको दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है, आंडाल को। अगले हैं सातवें आलवार। सातवें आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और सातवें उनमें से थे, जो सातवें नंबर पे थे वो राम के अनन्य भक्त थे, उनका नाम है कुलशेखर। सातवें कौन थे? कुलशेखर, जो राम के अनन्य भक्त थे। अच्छा, किसके सर्वाधिक प्रतीक, सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं? दीपक और बादल हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपनी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनमें ये इन्हीं प्रतीकों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, दीपक का और बादल का। तो ये महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं। अगला है चाबुक किसका निबंध है? चाबुक, हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि चाबुक किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, निराला जी का निबंध है। नेक्स्ट है प्रिय नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? तो कुबेर नाथ राय जी का निबंध संग्रह है प्रिय नीलकंठी। जब हम करेंगे ना इनको तो मैं आपको ट्रिक से याद करना बताऊंगी कि किस तरह से हमें ट्रिक से इनके सारे निबंध याद करने हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 281, हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य कौन माने जाते हैं? तो प्रथम लोकवादी आचार्य माने जाते हैं दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है हिंदी नवरत्न आलोचना ग्रंथ, एक आलोचना ग्रंथ है हिंदी नवरत्न जिसके रचयिता है मिश्र बंधु जी। कौन है रचयिता? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं? कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें कृष्ण नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन मिश्र बंधु क्या है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। एसएससी का एग्जाम होता है ना, तो ये है SSG, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। तो हिंदी नवरत्न आलोचना ग्रंथ के रचयिता हैं मिश्र बंधु। अगला है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसने दिया है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का ये कथन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला है हमारा हिंदी में रिपोतार्ज का जनक किसे माना जाता है? तो कल मैंने ये प्रश्न पूछा था कि हिंदी का प्रथम जो रिपोतार्ज है वो कौन सा है? तो मैंने बताया था लक्ष्मीपुरा नाम से है हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज। और ये किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। तो शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोतार्ज का जनक माना जाता है। रचना काल क्या है? 1938 में। अच्छा, अगला है हिंदी में, तो ये जो मेन ये आता है ना कि इसका जनक कौन है, उसका जनक कौन है, निबंध का जनक कौन है, ये सारे आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। रिपोर्टाज का क्या बताया मैंने? शिवदान सिंह चौहान। अगला है हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक हैं, तो इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक है बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी, तो चतुर्वेदी बनारस, 4 लोग बैठकर इंटरव्यू लेंगे और चारों कहाँ से आएंगे? बनारस से आएंगे। तो बनारसी दास चतुर्वेदी इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक हैं। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका कौन सी थी? तो मतवाला थी। अब आपको बताना है कि भाई किसकी थी ये मतवाला, ठीक है? हास्य व्यंग्य पत्रिका थी कौन सी? मतवाला। आपको मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है। भरत मुनि ने पंचम वेद किसे कहा है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को क्या कहा है भरत मुनि ने? पंचम वेद, यानी 5वें वेद। 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 5वां वेद कौन सा कहा है भरत मुनि ने? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है इन्होंने। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं दोस्तों? नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, इसमें 5000 श्लोक हैं, ठीक है? तो नाटक के जो सभी तत्व हैं ना उनके बारे में नाट्य शास्त्र में बताया गया है। 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं, 10 गुण 10 भेद बताए गए हैं और 4 अलंकार, कौन कौन से अलंकार हैं वो भी आपको मुझे बताना है। 4 अलंकार नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं और 8 रसों के बारे में बताया गया है। अगला है आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हिंदी के उपन्यासकार कौन से हैं? तो ऐसे कौन से उपन्यासकार हैं? तो ऐसे उपन्यासकार हैं, जासूसी भरे उपन्यास लिखे हैं जिन्होंने, वो आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हैं। कौन से? गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी, ठीक है? अगला है चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र हैं। चरित्रहीन, शरत चंद्र चरित्रहीन उपन्यास के
लेखक हैं। अगला है संपत्ति शास्त्र, तो मैंने भी कुछ दिन पहले ही आपको करवाया था ये। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो जब मैंने निबंध करवाए थे आपको तो शायद मैंने करवाया होगा आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है संपत्ति शास्त्र। अगला है महादेवी जी ने गोरा संस्मरण, महादेवी जी का संस्मरण है गोरा, बहुत ही फेमस है, किस पर लिखा है? तो ये गोरा नाम की क्या है? गाय के ऊपर लिखा है इन्होंने संस्मरण, क्योंकि महादेवी वर्मा आप सभी जानते हैं पशु पक्षियों से ये बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह रखती थी उनके प्रति, तो गोरा संस्मरण इन्होंने लिखा है गाय के लिए। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास है जिसकी नारी पात्र है निपुणिका, तो ये क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा नाम का एक उपन्यास है, बहुत ही फेमस है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उनकी फीमेल जो पात्र हैं, जो नारी पात्र हैं, उनका नाम है निपुणिका। तो ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस उपन्यास में कौन से पात्र हैं, थोड़ा थोड़ा इसका कथा वस्तु क्या है, ये सभी हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे है मास्टर मनबोध की डायरी, इसके रचयिता कौन है? तो कई बार डायरी से भी प्रश्न आ जाता है, तो विवेकी राय की ये डायरी है, मास्टर मनबोध की डायरी, इसके रचयिता है विवेकी राय। मास्टर मनबोध की डायरी विवेकी राय। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन जी ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो कितनी अच्छी रचना है ना मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही फेमस ये रचना है मधुशाला। काफ़ी बार इसके ऊपर मतलब टीवी में भी काफ़ी बार दिखाया गया है ना, और अमिताभ बच्चन जी भी काफ़ी बार जब केबीसी आता है तो कई बार सुना देते हैं मधुशाला की पंक्तियाँ। तो इसमें छंद का जिसका प्रयोग किया गया है वो है रुबाइयाँ। किस छंद का प्रयोग किया गया है? रुबाइयाँ। रुबाइयाँ छंद का इसमें प्रयोग किया गया है मधुशाला में। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय, सभी जानते हैं संस्कृति के 4 अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन इसके साथ ही मिलती जुलती एक और रचना लेकर आई हूँ, जिसलिए मतलब आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृति के 4 अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, और एक है जीवन के 4 अध्याय। जीवन के 4 अध्याय ये आत्मकथा है दोस्तों, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की रचना है जीवन के 4 अध्याय। तो कैसे याद रखेंगे हम? जीवन के जो चारों अध्याय होते हैं ना, मतलब जीवन के 4 पहर मान लो आप, जीवन के 4 पहर उन्होंने भवन में रहकर गुजार दिए। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मतलब भवन में रहकर, भुवन से बन जाता है भवन, भवन में रहकर इन्होंने जीवन के चारों अध्याय गुजार दिए और माधव से मुलाकात ना हो सकी। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव से मुलाकात ना हो सकी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आधुनिक युग के सूरदास, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको पूछा था कि आधुनिक युग के तुलसीदास किसे कहा जाता है, और मैंने आपको कारण भी बताया था कि क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आधुनिक युग के तुलसीदास किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग के सूरदास किसे कहा जाता है? हरियोज जी को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी को आधुनिक युग का सूरदास कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो आधुनिक युग का सूरदास कहा गया है किसको? हरियोध जी को। और किसके द्वारा कहा गया है? गणपति चंद्रगुप्त जी ने हरियोध जी को आधुनिक युग का सूरदास कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खान पान की बदलती तस्वीर नामक एक निबंध है जिसके रचनाकार कौन है? तो खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल का निबंध है। खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल, खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल। कैसे याद रखेंगे कि सब कुछ खान पान बदल गया है, लेकिन जितना प्रयाग में बदला है ना उतना कहीं पर नहीं बदला है। प्रयाग में तो भाई बहुत चेंजेस आ चुके हैं खान पान में। प्रयाग शुक्ल की ये रचना है। चिड़िया की बच्ची किसकी कहानी है? दोस्तों ये कहानी है चिड़िया की बच्ची, किसकी कहानी है? जैनेन्द्र जी की कहानी है। चिड़िया की बच्ची किसकी है? जैनेन्द्र की कहानी है चिड़िया की बच्ची। तो कहानी विधा पर भी पूरी चर्चा करेंगे, पूरा बड़ा वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें कहानी को आपको किस तरह से याद करना है, कहानी का विकास, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। चिड़िया की बच्ची किसकी रचना है, किसकी कहानी है? जैनेन्द्र जी की। लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद के फटे जूते। तो हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। हरिशंकर प्रसाई क्योंकि व्यंग्यात्मक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, तो प्रेमचंद के फटे जूते नाम से इन्होंने रचना लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। तो आज के प्रश्न यहीं पर हमारे खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और जिस भी प्रश्न के बारे में मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप मुझे ज़रूर देना।
ठीक है, आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।